नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल प्रोफेशनल डिग्री में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे चैप्टर इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप्स के बारे में और इसमें हम सेक्शन 1.4 हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में पढ़ा है इन्वेस्टमेंट रिस्क को लेके जो है। तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार चैप्टर को कि इन्वेस्टमेंट में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो इसमें हमने रिस्क के बारे में पढ़ा है वो इन्फ्लेशन का रिस्क, कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं उसमें हमें इन्फ्लेशन को लेके ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि हमें इन्फ्लेशन के कारण हमें जो वैल्यू उस टाइम पे मिलनी चाहिए विद रिटर्न वो नहीं मिल पाती। तो हो सकता है कि हमारी जो रिटर्न्स रहे हैं वो इन्फ्लेशन को देख के हमारी इन्वेस्टमेंट में हमें डेप्रिसिएशन ही मिली हो। एंड देर आफ्टर सेकेंड जो टॉपिक था इन्वेस्टमेंट रिस्क के बाद लिक्विडिटी रिस्क, कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें लिक्विडिटी भी हमें प्रेफर करनी पड़ती है कि अगर हमें इमीडिएट ज़रूरत पड़े तो हम ऐसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमारा पैसा जो है लॉक इन में ना हो या फिर हम ईजिली उस पैसे को लिक्विडेट कर सकें। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। थर्ड पॉइंट आ गया क्रेडिट रिस्क। तो फॉर एग्जांपल जब हम डेट की या बॉन्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे एक क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व रहता है कि क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ी थी 3 कंडीशंस। एक तो मतलब जिसे हमने पैसा दिया है वो टाइमली अपनी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रहा है और इंटरेस्ट भी दे रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन सबसे बेस्ट कंडीशन है और इसी कंडीशन में इन्वेस्टर सेफ रहता है। अगर बाकी की 2 कंडीशन वर्किंग में आती हैं तो इन्वेस्टर को उसमें नुकसान होने के चांसेस रहते हैं कि जिसने पैसा लिया है वो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रहा बट इंटरेस्ट दे रहा है। थर्ड कंडीशन आ जाती है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दे रहा और इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा। तो ये एक रिस्क की कंडीशन आ जाती है। यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एंड फोर्थ पॉइंट जो हमने पढ़ा था मार्केट रिस्क एंड प्राइस रिस्क। तो मार्केट रिस्क जो रहेगा कि अगर हम इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन की काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहती है और उसी के कारण हमारा मतलब प्राइस रिस्क वहाँ पे राइज होता है एज वेल एज वहाँ पे मार्केट का भी रिस्क इन्वॉल्व रहता है क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स काफ़ी वहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो दोस्तों ये जो 4 हमने पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करे थे, अगर आपने देख लिए हों तो वेल एंड गुड, अगर ना देखे हों तो एक बार हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना 5th पॉइंट और इस सेक्शन को क्लियर करेंगे। तो हमारा जो 5th पॉइंट है सेक्शन 1.4.5 इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ बना रहे। और स्टार्ट करते हैं आज का हम। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज़ द रिस्क दैट एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू विल चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो जब भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू की हम बात करते हैं तो वो डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर चेंज इन इंटरेस्ट रेट। दिस रिस्क अफेक्ट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स डेट इंस्ट्रूमेंट मोर डायरेक्टली देन स्टॉक्स। तो यहाँ पे जो बॉन्ड या डेट की वैल्यूज़ हैं उन पे डिपेंडेंट होता है ये रिस्क स्टॉक्स की कंपेयर में, क्योंकि स्टॉक्स में हमने देखा है कि कोई भी रिस्क इंटरेस्ट वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता। Any reduction in interest rate will increase the value of the instrument and vice versa। तो कोई भी रिडक्शन या रिडक्शन जो रहती है इंटरेस्ट रेट में वो इंटरेस्ट की वैल्यू को डिक्रीज करती है। While most investors are familiar with the concept of debenture, they normally buy and hold these bonds till maturity. On maturity of the bond they get the maturity amount since it is part of the bond agreement। तो दोस्तों हमारे इंडिया में जो कल्चर है वो डिवेंचर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है लोग, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं और उन्हें मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं और उन्हें वो अमाउंट मिलता है जो एक एग्रीमेंट के अंदर आता है, चाहे वो 7% है, 8% है या 10% है या फिर 12% है, तो वो मेच्योरिटी पे उन्हें मिलता है। On the other hand, if an investor sell the bond in the secondary market, one would have to do the transaction at the current market price. This price depends on many factors, but chief among these is the change in the interest rate in the economy, the relationship between interest rate and bond prices,
इज़ इनवर्स। तो अगर हम दूसरे लिहाज से देख लें, अगर इन्वेस्टर सेकेंडरी मार्केट में यानी कि जो ट्रेडिंग वगैरह रहती है वहाँ से बॉन्ड्स या फिर डिवेंचर्स को खरीदने बेचने का काम कर रहा है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जब चेंज होता है उसका काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक कि अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट ड्रॉप करती है तो बॉन्ड्स की वैल्यू जो बढ़ जाती है, बट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस चीज़ का वहाँ पे एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। When the interest rate in the economy increases, the price of existing bonds decreases. Since they continue to offer the old interest rate, assume that a bond was issued at rupees 1000 for 1 year and it offered interest rate of 8%. तो दोस्तों जब कोई इंटरेस्ट रेट किसी इकॉनमी का चेंज होता है, ठीक है, तो उसके बॉन्ड के प्राइजेस जो प्रीवियसली इशू किए गए हैं उनके प्राइजेस को, इंटरेस्ट रेट को इफ़ेक्ट पड़ता है। बट वहाँ पे एक बॉन्ड जिसने इशू करा है उसको अपनी कमिटमेंट पे रहना पड़ता है। मान लीजिए कि उसने 1000 रुपये पे एक कमिटमेंट करी थी कि मैं 8% का इंटरेस्ट दूंगा। अब चाहे इंटरेस्ट रेट 7% हो चाहे 7.5% हो, उसे 8% का इंटरेस्ट ही पे करना पड़ेगा क्योंकि उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। Immediately after the bond was issued, the interest rates in the economy increased and new bonds are now offering 8.5%. तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उस केस में क्या रहेगा कि जो बॉन्ड के प्राइजेस हैं वो गिरेंगे, ठीक है। इन सच अ केस द अर्लियर बॉन्ड बिकम लेस अट्रैक्टिव। तो जो पहले 8% के इंटरेस्ट पे जो बॉन्ड्स अवेलेबल थे उनमें कोई बायर जाएगा नहीं। इफ़ द इन्वेस्टर हु इन्वेस्टेड इन दैट बॉन्ड वांट्स टू सेल, इट कैन ओनली बी डन एट ए डिस्काउंट। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और किसी के पास प्रीवियस लो इंटरेस्ट के रेट के बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, वो उसे सेल करना चाहे तो उसे वो डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचना पड़ेगा क्योंकि नए जो मार्केट में अवेलेबल है उन पे इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है। ज़्यादा बायर्स नए के लिए जाएंगे, ना कि प्रीवियस बॉन्ड्स को खरीदेंगे। इफ़ द इन्वेस्टर हु इन्वेस्टेड इन दैट बॉन्ड टू सेल, इट कैन ओनली बी डन एट ए डिस्काउंट। द रिवर्स इज आल्सो ट्रू। If the above example had the interest rate moved down, the price of the bond would have moved up. The interest rate risk varies for bonds with different maturities. Those with longer maturity would witness higher price fluctuation in comparison to those with shorter maturities. Such movements in bond prices on account of changes in interest rate are referred as interest rate risk. This is a moment-wide factor affecting the prices of all the bonds. तो दोस्तों ये एक फैक्टर डिपेंड करता है बॉन्ड्स के ऊपर कि लाइक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वहाँ पे हमारे बॉन्ड्स की वैल्यू जो डिक्रीज होने का रिस्क रहता है। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमारा इफ़ेक्ट करेगा कि अगर हमें डिस्काउंट में वो बॉन्ड्स बेचने पड़ते हैं तो वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट करेगा। या फिर अगर इंटरेस्ट रेट राइज करते हैं, इंटरेस्ट रेट फॉल करते हैं, मान लीजिए किसी ने 8% के इंटरेस्ट पे लिया, इंटरेस्ट रेट 7% पे आ गया, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रीवियस बॉन्ड्स होंगे जिनका इंटरेस्ट रेट हाई है उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी और वो हायर प्राइस पे बिकेंगे जो उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी उसके कंपेयर में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेक्शन 1.4.5 ख़त्म होता है। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 1.5 रिस्क मेजर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो दोस्तों अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल पाए। थैंक यू।